मॉम, मैं शादी करना चाहता हूँ। मिराज ने धमाका किया था। आइमा चौंकी। यह तुम्हें बैठे बिठाए शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? उन्होंने गौर से उसे देखा। वह बिल्कुल संजीदा था। मैं आपको उस लड़की का बायोडेटा दे दूँगा। आप जाकर मेरे लिए उसका हाथ मांग लीजिएगा। मिराज की बात सुनकर आइमा गड़बड़ा गई थी। अभी तो उन्हें मिराज से रमीज़ा के सिलसिले में भी बात करना थी, लेकिन यहाँ तो वह अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किए बैठा था। मिराज, तुम जानते हो कि हमारे यहाँ जहाँ बेटी दी जाती है वहाँ से ली भी जाती है। माम, मैंने बेटी देने की बात नहीं की, बेटी लेने की बात की है। वह तुनक कर बोला। मेरा मतलब यह है कि जहाँ तुम्हारी बहन की शादी होगी उसी की ननद से तुम्हारी शादी होगी। और रमीज़ा किसी को पसंद करती है। उसने तुम्हारे बड़े अब्बू से भी इस बारे में बात कर ली है और उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं आता। वह लोग हैं तो मिडिल क्लास, लेकिन वह लड़का अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता और रस्म रिवाज के मुताबिक तुम्हारी शादी भी वहीं की जाएगी। यह क्या बकवास है? मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। यह बात आप समझ लें। मिराज बेग सिर्फ अपनी मर्जी की लड़की से शादी करेगा। मेरी बात संजीदगी से सुनो। रमीज़ा तुम्हारी बहन है। वह इस लड़के के बगैर नहीं रह सकेगी। क्या तुम अपनी बहन के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? लड़कियों की शादी सिर्फ एक शख्स के साथ होती है, लेकिन लड़कों को 4 शादियों की इजाज़त है। अगर वह सबका हक अदा कर सके, तुम अपनी मर्जी से एक शादी और कर लेना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस कोई भी फैसला करने से पहले अपनी इकलौती बहन के बारे में ज़रूर सोचना। माम, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वही मेरी पहली बीवी बनेगी। क्या तुम अनाबिया से शादी करना चाहते हो? नहीं। तो फिर वह कौन है? आप उसे नहीं जानती। क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? आप मुझे सिर्फ यह बताएं कि किस दिन उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाएंगी। मुझे 1 महीने के अंदर शादी करना है। उस लड़की की बैकग्राउंड क्या है? आयमा ने आराम से पूछा। वह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। एक भाई है, बाप चल फिर नहीं सकता और माँ घरेलू औरत है। लड़की यूनिवर्सिटी में MA कर रही है। मिराज, मेरे बेटे, अगर वह लड़की मिडिल क्लास है, बाप माजूर है यानी अपंग है, तो वह वहाँ खुशी खुशी तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया जाएगा। मैं रिश्ता लेकर चली जाऊँगी, लेकिन तुम्हारी बहन की खुशियों की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही निभानी है। आइमा ने मिराज का हाथ अपने हाथों में लेकर समझाया। मिराज एक झटके में उठ खड़ा हुआ। माम, यह ख़ानदान मेरी नस्ल से ही चलेगा। मैं फिर भी देखूंगा कि यह फिजूल के रस्म रिवाज कब तक चलते हैं या कब तक ज़िंदा रहते हैं। वह गुस्से से कहता बाहर निकल गया, जबकि आइमा सोच में पड़ गई थी। मिराज के इस जुमले में इनकार था या इकरार? अब भी मैं आपसे माही के बारे में ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मेरी नज़र में माही के लिए एक अच्छे ख़ानदान का रिश्ता है और मैं चाहता हूँ कि माही के फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ। अच्छा रिश्ता मिल रहा हो तो देर नहीं करना चाहिए। वह बेड पर बैठी कुछ दिन पहले की बातों को सोच रही थी। अब भी वह लड़का बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, हायर स्टडी कर रहा है। एक भाई होने के नाते मुझे इस रिश्ते से कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। बजान बाप को राज़ी करने पर तुला हुआ था। बेटा, तुम माही के लिए अच्छा ही सोचोगे। रिश्ता अगर इतना अच्छा है तो फिर इनकार की गुंजाइश ही नहीं। फौजिया ने बजान को सपोर्ट किया। बेटा, तुम उन लोगों के बारे में छानबीन तो कर ली है ना? जर्रार साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब भी बहुत अच्छे लोग हैं, माही को खुश रखेंगे। बाजान ने उन्हें मुतमईन किया। लेकिन बस एक फजूल सी रस्म है उनके यहाँ। बाजान बड़ी तकरीब से अपने असल मकसद की तरफ आया था। वह क्या? जर्रार साहब ने के कान खड़े हो गए। उनके ख़ानदान में अदले बदले का रिवाज है, जिसके तहत शादी उस लड़के की बहन से होना ज़रूरी है। अल्लाह, क्या मेरा बेटा बहन के लिए कुर्बानी देगा? फौजिया ने दिल थाम लिया। अम्मा, एक भाई अपनी बहन के लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता? मैं माही को खुश देखना चाहता हूँ। 1 हफ्ता पहले बाजान की कही गई बातें उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। माही बहुत खुश थी। उसका भाई उससे कितनी मोहब्बत करता था।
वह बेकार में ही बाजान से दिल बुरा किए रहती थी। उसे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा। वह अपनी सोचों में मगन बैठी थी कि अचानक उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने ज़ोर से दीवार पर हाथ मारा हो। बाजान सहन में बेचैनी से चक्कर काटता फ़ोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ से रमीज़ा की बात सुनकर उसे अपना गुस्सा दबाना मुश्किल हो रहा था। बाजान, मॉम ने भाई से बात की थी, लेकिन वह कहीं और शादी की ख्वाहिश रखता है। इसका मतलब है कि तुम कहीं और ब्याह जाओगी। बाजान की यह बात सुनकर माही अध खुला दरवाज़ा थामे खड़ी रह गई। रमीज़ा, वह तुम्हारा भाई है, राज़ी करना तुम्हारा काम है। मेरी एक बात सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो और अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माही बस फटी फटी आंखों से दरवाजे से झांकती उसके अल्फाज समझ नहीं पा रही थी। बाजान, खुद के लिए रिलैक्स हो जाओ। बाजान, खुदा के लिए रिलैक्स हो जाओ। मैं मिराज से बात करती हूँ, शायद वह मेरी जान की कीमत पर राज़ी हो जाए। रमीज़ा, तुम्हें अपने भाई को राज़ी करना होगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम क्या जानो तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या जतन किए हैं। तुम्हारे लिए मैंने अपनी उस बहन से नाराज़गी ख़त्म कर दी जिससे मैं बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब मैं उसे राज़ी कर चुका हूँ, तो तुम कह रही हो तुम्हारा भाई नहीं मान रहा। बाजान के अल्फाज हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़े। उसकी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई। क्या कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? उसने गुस्से से आगे बढ़कर बाजान के हाथ से फ़ोन खींचकर दीवार पर दे मारा। यह क्या हरकत है माही? बाजान बौखला गया। पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि तुम जो हरकत करने जा रहे हो वह क्या है? माही ने उसे झिंझोर डाला। तुम पागल तो नहीं हो गई? खुद को छुड़ाकर बाजान ने उसे धक्का दे दिया। पागल तो मैं पहले बनी थी, अब दिमाग ठिकाने पर आया है। क्या तुम इतना गिर सकते हो कि अपनी बहन की खुशियों के लिए सौदा करने चले हो? वह गुर्राई। बकवास बंद करो अपनी। तुम किस भाई की बात कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना तुम मेरी बहन, समझी? वह गुस्से से भड़का। वाह, तुम इतने खुदगर्ज हो गए कि मुझे अपनी बहन मानने से ही इनकार कर दिया। वह आंसू भरी आवाज़ में सिसक पड़ी। मैं बताऊं तुम्हारी असलियत क्या है, या फिर तुम अब्बी से पूछना पसंद करोगी? वह आज बता ही देता हूँ। वह जहरीले लहजे में बोला। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता खानदानी लोगों में हो रहा है, वरना तुम इस काबिल कहाँ कि कोई शरीफ शख्स तुम्हें कबूल कर सके। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दी तो तुम्हें कोई पास बिठाना भी पसंद नहीं करेगा। वह उस पर बिजलियाँ गिरा रहा था। माही, माही बेटा, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? अंदर से जर्रार साहब की पुकार सुनाई दी। तुम माही के किस गुनाह का नतीजा हो? कचरे के डिब्बे से उठाई हुई गंदगी। बाजान ने उस पर एक और कीचड़ भरी कयामत उछाली। माही बेदम सी खड़ी उसे देख रही थी और कुछ और सुनने की तो ताकत ही नहीं रही थी। कमरे का दरवाज़ा खटाक से खुला था। व्हील चेयर में जर्रार साहब चले आए थे। माही की हालत देखकर घबरा गए। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, गालों पर आंसू बह रहे थे। माही, माही बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? वह बेचैनी से बोले। अब भी मैं आपका खून हूँ या नहीं? माही बड़ी मुश्किल से पूछ रही थी। जर्रार साहब झटका सा खा गए। माही, माही बेटा, इधर आओ, मेरे पास आओ। वह खुद अटक गए थे। खौफनाक हकीकत उनके सामने खड़ी थी। मैं आपका खून हूँ या नहीं, मुझे जवाब चाहिए। वह पूरी ताकत से चीखी थी। बाजान चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। वह जर्रार साहब की गर्दन हिल गई थी। बाजान मुस्कुराया। जर्रार साहब की गर्दन इनकार में हिल गई थी। बाजान मुस्कुराया। माही कुछ भी कहे बगैर पलटी थी। बाहर से आती फौजिया ने माही की हालत देखी, जो जोर से दरवाज़ा बंद करती गायब हो गई थी। जर्रार आंखें बंद किए थे, चेहरे पर आंसू फैले थे। उन्हें आज तक इतना गमगीन कभी नहीं देखा था। क्या हो रहा है यहाँ? फौजिया ने घबरा कर बाजान की तरफ देखा। वही जो आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। वह यह कहता हुआ वहाँ से चला गया। हेलो हेलो बाजान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? रमीज़ा फ़ोन कान से लगाए पुकार रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। पता नहीं इसे बात करते करते क्या हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए एक बार उसका नंबर मिलाया, मगर बात नहीं बनी। उसे क्या पता था कि उसके फ़ोन पर क्या गुजरी है। उसे बाजान के कहने के मुताबिक आज मेराज से बात करनी थी। फ़ोन करते करते जब वह थक गई तो सर झटक कर खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। फिर सोचा कि मेराज का नंबर मिला। फिर
फिर कुछ सोचकर मेराज का नंबर मिलाया। मेराज गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तब रमीज़ा की कॉल आई थी। हेलो मेराज, मैं तुम्हारे इनकार की वजह जानना चाहती हूँ, वह पूछ रही थी। मेराज ने गाड़ी साइड में करते हुए जवाब दिया, तुम्हें मॉम ने बता दिया होगा। मेराज, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरी शादी बाजान से नहीं हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे। और इसे धमकी मत समझना, मैं ऐसा कर गुजरने की हिम्मत रखती हूँ। नाम क्या है उस लड़की का? माही जर्रार, माही ने खुशी खुशी बताया। पत्थर पसीज रहा था। क्या तुम मुझे उस लड़की की तस्वीर सेंड कर सकती हो? मेराज का अंदाज नॉर्मल था। क्यों नहीं, रमीज़ा के लिए ये जश्न मनाने वाली बात थी। मेराज कुछ तो राजी हुआ था। अब मेराज की कार फिर से फर्राटे भर रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की की तस्वीर उसके मोबाइल पर आ गई। वह तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर उस तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे तो मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी, पका पकाया फल उसकी झोली में आ गिरा था। माही, दरवाज़ा खोलो माही, यह तुम्हारे बाप का हुक्म है। जर्रार व्हील चेयर पर बैठे उसके कमरे का दरवाज़ा पीट रहे थे। वह पिछले 24 घंटे से बगैर खाए पिए अपने कमरे में बंद थी। अब उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। माही, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने दरवाज़ा न खोला तो अपने बाप की मरी हुई शक्ल देखोगी। इस धमकी के थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल चुका था। वह व्हील चेयर पर उसके बेड के करीब आए। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी, नज़रें झुकी हुई थी। माही, अपने अब्बी की तरफ देखोगी भी नहीं क्या? खुद को इतनी तकलीफ़ क्यों दे रही हो? अब्बी, तकलीफ़ तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को मार लूं। अब मैं खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं। आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? वह रो दी। माही, तुम मेरी बेटी हो, तुम जर्रार बिन अनवर की बेटी हो। मेरा खून नहीं हो, लेकिन मुझे अपने खून से ज़्यादा अजीज़ हो। अब भी आपके सब कहने से मेरी हकीकत बदल नहीं सकती। आपने मुझे किसी कचरे के डिब्बे से उठाया था ना? वह सिसक पड़ रही थी। माही, मैंने तुम्हें किसी कचरे के डिब्बे से नहीं उठाया था। मैं जिन दिनों एक पहाड़ी मकाम पर सर्विस में था, तब रास्ते में एक शाम मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। दूर तक जंगल था। मैंने ऑफिस से गाड़ी मंगवाई और इंतज़ार करने लगा। उसी वक्त मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा तो एक पेड़ के नीचे रोते बच्चे को देखा, जो कंबल में लिपटा हुआ था। मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। वह तुम थी। मेरी इंसानियत तुम्हें जंगली जानवरों के लिए नहीं छोड़ सकती थी। उस दिन से लेकर आज तक तुम मेरी जान हो, मेरे हवाले से पुकारी जाती हो। माही आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। उस दिन मुझे तुम्हारे कम्बल से कुछ और भी मिला था। वह यह है। जर्रार साहब ने मुट्ठी में दबा नेकलेस उसके सामने कर दिया, जिसमें दिल की शक्ल में 3 हीरे जड़े थे। यह तुम्हारी अमानत है माही। मुझे यकीन है कि तुम किसी गुनाह का नतीजा नहीं हो। मैंने दुनिया देखी है बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारे जिस्म से पाकीज़गी की खुशबू महसूस होती है। जो हो सकता है तुम्हें वहाँ जंगल में डालना कोई मजबूरी रही हो। माही वह नेकलेस हथेली पर रखे उसे देखे जा रही थी। जानते हैं अब्बी, आपने मुझसे बहुत मोहब्बत और प्यार दिया है। आपने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार दिया है, रिश्ता दिया है। बाजान से कह दीजिए मैं उसकी खुशी के लिए शादी को तैयार हूँ। लेकिन माही, ऐसे कैसे तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कर सकती हो? वे बेचैन हुए थे। बेटा, बाजान का धोखा और फरेब सामने आ चुका है। यह मतलब परस्त है, तुम्हें मोहब्बत नहीं करता। जर्रार साहब के लहजे में दुख भी था और गुस्सा भी। अम्मा की खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वह बाजान को बहुत चाहती हैं, उसकी खुशी उन्हें अजीज़ है। मैं अम्मा की नज़रों में बुरी नहीं बन सकती। वह बड़े हौसले और हिम्मत से बोल रही थी। जर्रार साहब बहुत इम्प्रेस हुए। वह इसी वजह से तो उनकी लाडली थी। और तुम्हारी ख्वाहिशों का क्या होगा? वह तड़प कर बोले। अभी मेरी खुशी इसी खुशी में है कि अम्मा खुश रहें, आप खुश रहें। वह अपने सारे आंसू समेटकर दिल के साथ अपने प्यारे अब्बी को अपना फैसला सुना गई। जर्रार साहब ने भीगी आंखों से उस बहादुर लड़की को देखा और उसके झुके हुए सर पर हाथ फेर गए। नम्रा, माही 2 दिन से क्यों नहीं आ रही? अरीब ने पूछा। वह मेराज, नम्रा और अनाबिया के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा था। आई रियली डोंट नो अबाउट हर। नम्रा यह कहती हुई उड़ गई। तुम्हें उस लड़की की कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं होने लगी है? अनाबिया ने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए भवें उचकाई। यार, बस एक जन्नत सा सवाल ही पूछा था। तुम मालूम नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई।
अरीब खफा हुआ। वह अब कभी यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, मेराज बोला तो वह दोनों हैरान होकर उसका चेहरा तकने लगे। उसकी शादी हो रही है, वह आराम से बोला। उस जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की शादी हो ही जानी चाहिए। अनाबिया सुलग कर बोल पड़ी। मेराज, तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसकी शादी हो रही है? अरीब ने टोका। क्योंकि उसका होने वाला शौहर मैं ही हूँ। यह सुनकर जहाँ अरीब की आंखें फटी फटी रह गई थी, वहीं अनाबिया भी उछल पड़ी। तुम उस मिडिल क्लास लड़की से शादी कर रहे हो? मेराज, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम तो उसकी शक्ल तक गवारा ना करते थे, फिर उससे शादी? कोई खास वजह? अनाबिया ने घूर कर पूछा। अरीब तो कुछ भी कहने की पोजीशन में ही नहीं था। तुम जेलस क्यों हो रही हो? मेराज के जुमले ने अनाबिया को और तपा दिया। अनाबिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने उससे शादी की तो। अनाबिया उसे फाड़ खाने को थी। कोई अपनी जान लेने की धमकी देती है तो कोई मुझे जान से मार देने की। क्या वाकई किसी को मारना इतना आसान है? मेराज हंस दिया। अनाबिया, हमारे ख़ानदान में 2 और लोग का पुराना खेल जारी है। अगर मैं तुमसे शादी करना भी चाहूँ तो तुम्हारा कोई भाई नहीं है जिससे रमीजा की शादी की जा सके। और वैसे भी मुझे माही से अपना हिसाब किताब बराबर करना है। फिक्र ना करो, ये शादी सिर्फ 6 महीने के लिए होगी। क्या वाकई? अनाबिया खुश हो गई, गुस्सा गायब हो गया। तुम उसकी ज़िंदगी खराब कर दोगे मेराज। अरीब को दुख हुआ था कि मेराज इतना जालिम भी हो सकता है। अगर मुझसे इतनी ही हमदर्दी है तो मेरे तलाक देने के बाद तुम निकाह कर लेना। यह कहता हुआ वह कुर्सी धकेलता उठ खड़ा हुआ। माही, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सका। वह दुखी थे। अब भी ऐसा मत कहिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं मरते दम तक कर्ज ना उतार सकूंगी। माही अपने गजरे वाले हाथ जर्रार साहब के बूढ़े हाथ पर रखे। दोनों बाप बेटी के हाथ बर्फ हो रहे थे। तभी बाजान शादी करके घर आया। आज बाजान का निकाह रमीज़ा बेग से था और माही का मेराज बेग से। माही ठंडी आ भरते हुए निगाहें झुकाए बैठी रही। निकाह के बाद फौजिया बड़े खुशगवार मूड में कमरे में दाखिल हुई थी। माही, निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तुम्हारा शौहर देखा है, वह मुझे इतने अदब से मिला कि क्या बताऊं। माशाअल्लाह, मुझे तो बाजान और उसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसने शादी अपनी रजामंदी से की है, तुम्हें खुश रखेगा। वह कुछ नहीं बोली। उसके दिल में ना कोई अरमान था, ना कोई हलचल। उसे इससे कोई गरज ना थी कि उसका होने वाला शौहर कौन है और कैसा है। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। वह तो मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए कुर्बान हो गई थी। उस वक्त वह नए घर के बेडरूम में दुल्हन बनी बैठी थी जब दरवाज़ा खुला, मगर उसने नज़र उठाकर भी आने वाले को नहीं देखा। वेलकम टू माई होम डियर। इस आवाज़ ने उसे बुरी तरह झटका दिया था। यह मेराज की आवाज़ थी जो उसके सामने आकर बैठ चुका था। वह फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। वह मुस्कुरा रहा था। लंबा इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ डियर, मेराज ने कहते हुए घड़ी पर नज़र डाली जो 1 बजा रही थी। माही सख्ते में बैठी बस उसे घूरे जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह जैसे महीनों बाद नींद से जागी। मेरे कमरे में मेरे बेड पर बैठकर तुम मुझसे यह सवाल कर रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वेरी इंटरेस्टिंग। वह शेरवानी उतार कर एक तरफ रखते हुए मुस्कुराया। माही जर्रार, यह जो रिश्ता मैंने आज कायम किया है, जानती हो, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर कायम किया है। मेराज ने करीब होकर उसे बाजुओं से पकड़ लिया। पकड़ बहुत सख्त और तकलीफ़ देने वाली थी। तुमने मेराज बेग की नफ़रत नहीं देखी, सिर्फ गुस्सा देखा है। नफ़रत तो अब देखोगी, हर घड़ी हर पल। उसने पकड़ और सख्त की तो माही को अपनी जान निकलती महसूस हुई। मैंने तुम्हें समझाया था कि मेराज से मुकाबला करने की हिम्मत ना करना। मैंने कहा था ना कि मेराज तुम्हें एक दिन तुम्हें ऐसा गिराएगा कि तुम फिर कभी उठ ना सकोगी। इतना कहकर उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया था। माही ने आंसू भरी आंखों से मेराज को देखा। बहुत कुछ कह देने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। अब मैं तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा माही डियर। नफ़रत की आग ने उससे इंसानियत छीन ली थी। उसे उसकी तकलीफ़ का ज़रा एहसास ना था। जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे मेरे कमरे में ना नज़र आना। वह तनफन करता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही आंसुओं के और सिसकियों के साथ
गजरें नोचकर फेंक रही थी। क्या ज़िंदगी इतनी तल्ख भी हो सकती है? सोचते हुए माही का दिल चीख चीख कर रोने को चाह रहा था। बाज़ान और रमीज़ा अपने नए घर में आ गए थे जो असफंद यार ने गिफ्ट किया था। जर्रार साहब और फौजिया अपने उसी छोटे से घर में थे, जबकि माही और बाज़ान के बीच यह समझौता हुआ था कि वह शादी इसी सूरत में करेगी जब बाज़ान माँ बाप को अपने साथ रखेगा। माही को उस घर से आते हुए उन दोनों की फिक्र थी। उनके अकेलेपन का एहसास था, ख़ास तौर से माजूर जर्रार साहब का, जिन्होंने वाकई उसे सगे और प्यारे बाप की तरह पाला था। लेकिन बाज़ान ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि अभी तो वह हनीमून पर फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, वापस आएंगे तो उन्हें अपने साथ रखा जाएगा। अब भला दोनों बूढ़े नए घर और अजनबी मोहल्ले में अकेले कैसे रह सकते थे? बेटे की तजवीज़ खुशी खुशी मान गए। फौजिया को ज़िंदगी में पहली बार बेटे की यह बात खली थी। उन्हें नए और बड़े घर का हमेशा से बहुत शौक़ था जो अभी पूरा नहीं हो पाया था। सब कुछ होते हुए भी बाज़ान और रमीज़ा दोनों खुश थे। नए घर में उनकी हर रात गोल्डन नाइट थी और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना था। मेराज अब जब शावर लेकर बाहर निकला तो माही को काउच के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठे देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। माथे पर लकीरें उभर आई। मैंने क्या बकवास की थी कि मेरे आने से पहले कमरे से निकल जाना? वह गुस्से में पुकारता उसके सर पर आ खड़ा हुआ। माही खौफजदा हो गई। वह खतरनाक विलन लग रहा था। माँ, मैं कहाँ जाऊँगी? फंसी फंसी आवाज़ उसके गले से निकली। आई डोंट केयर अबाउट दैट, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। वह बस आंसू बहाती उस सख्त दिल इंसान को देखती रही। आंसू बहते रहे। मेरे सामने आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आंसुओं से पिघलने वाला नहीं। जानती हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, दिल में ठंडक उतरती है। उसने झुककर उसका बाजू पकड़ा और ले जाकर दरवाजे की तरफ धकेल दिया। मेराज दरवाज़ा बंद कर चुका था। उसने अपनी सिसकियों का रास्ता रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया था। आंखों में आंसू भरे थे। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह संगमरमर के फर्श पर खुद को घसीटती हुई दरवाजे के करीब पहुंची थी। उस वक्त वह ऊपरी माले पर खड़ी थी। उसने बगैर सोचे समझे दरवाज़ा खोला। यह लाइब्रेरी थी। वह बड़ी मुश्किल से सोफे तक पहुंची और उसे टिक कर वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। आज की रात यही काटनी थी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा दाल बना रहा था जब दस्तक देकर आइमा अंदर आई। कैसा है मेरा हैंडसम बेटा? वह उसका कोट लेकर करीब आ खड़ी हुई। आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए? वह स्प्रे करता पलटा था। जाहिर सी बात है, तुम्हारी शादी हुई है तो अच्छे मूड में ही होंगे। आइमा ने मेराज को कोट पहनाया। मॉम, खुदा के लिए आप जानती हैं यह शादी मैंने क्यों की है, इसलिए अच्छे मूड का क्या सवाल है। माही कहाँ है? आइमा ने कमरे पर नज़र दौड़ाई। घर के किसी कोने में बैठी अपनी किस्मत का मातम कर रही होगी। तुमने उसके साथ क्या किया है? मॉम, यह आपका मसला नहीं है। मेराज, अगर इसका पता तुम्हारे बड़े अब्बू को चल गया तो जानते हो उनका क्या रिएक्शन होगा। मैं नहीं कहती कि तुम उससे मोहब्बत करो, लेकिन कमरे से निकाल देना मुनासिब नहीं है। घर में नौकर हैं, बात इधर उधर पहुँचे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। माम, मैंने उसे इस कमरे में नहीं देख सकता। मैं उसे इस कमरे में नहीं देख सकता तो ना करो, लेकिन उसे इस कमरे का कोई कोना दे दो। चाहे ढूंढें उसे, लेकिन कह देना कि मेरी मौजूदगी में वह इस कमरे में कम ही दिखाई दे। वह कहता हुआ झटके से बाहर निकल गया था। बाज़ान और रमीज़ा वलीमे के अगले दिन ही हनीमून पर चले गए थे। मेराज यूनिवर्सिटी जाता था, मगर रात को माही के सो जाने के बाद ही कमरे में कदम रखता था। आइमा अपनी सोशल लाइफ में बिजी रहती थी, घर में कम ही टिकती थी। असफंद यार का रवैया माही के साथ अच्छा था, लेकिन वह ज़्यादातर अपने बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहा करते थे। माही का वक्त बड़ी बी के साथ गुजरता था, जो इस घर की पुरानी मुलाजिमा थी। आज भी वह किचन में बैठी फल काट रही थी और बड़ी बी उसे मेराज बेग के किस्से सुना रही थी। बेटा, मैंने मेराज को अपनी गोद में खिलाया है, इसी वजह से मेरी बहुत इज्जत करता है, मगर ज़िद और गुस्सा उसे विरासत में मिला है। वैसे ये बहुत अच्छा है। माही खामोशी से उन्हें सुन रही थी। उनकी बातों से मेराज की मोहब्बत झलक रही थी। माही बेटा, तुम इस घर में नई दुल्हन हो, सच सवर कर रहा करो। उन्होंने उसे समझाया। मुझे सिंगार की आदत नहीं है। उसने बात बनाई। आदत डालने से डलती है। आइमा को ही देख लो, इतनी उम्र में भी सज धज कर ज़बान दिखती हैं। दौलत इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती। माही फीका सा मुस्कुराई थी।
दरवाज़े खुलने पर सीधी होकर बैठ गई। वह उसे इग्नोर करता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, फिर वापस आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने वाला बाल सेट करने लगा। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है। आखिर माही ने हिम्मत करके खामोशी तोड़ी। मेराज ने पलट कर देखा। वजह? मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना है। मुझे तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना पसंद नहीं। मेराज के जुमलों पर माही हंस दी। तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसा मेरा हर काम तुम्हारी मर्जी का मोहताज हो। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी ज़बान कितनी लंबी है। लेकिन मेरे सामने इसे काबू में रखो। वह उसके सामने आ खड़ा हुआ था। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई मेरा हक है और मुझे कोई भी पढ़ाई से नहीं रोक सकता। तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकती। यह भूल जाओ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा हक है। मिराज ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। तुम क्या समझती हो कि मेराज बेग को इतनी आसानी से हरा दोगी, नीचा दिखा दोगी? सारी बुलंदियाँ मेराज के लिए हैं, समझी? अब माही में और मेराज के कैद में रहेगी अगले 6 महीने तक। फिर मैं इस नाजुक मछली को इस रिश्ते की कैद से आज़ाद कर लूँगा। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए जहर उछाला। माही आंसू रोके उसे देखती रही। ख्वाब देखना छोड़ दो, वह गुर्राया। ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, वह मुश्किल से बोल सकी। आंखों से आंसू बह निकले। वह उंगली पर उसका एक आंसू उठाकर सीधा खड़ा हो गया। तुम जानती हो कि ये बेरंग आंसू मुझे सुकून देते हैं। वह मुस्कुराया। माही ने उसे देखा। उस बेरहम शख्स को आंसू भरी आंखों से देखकर होंठ भींच कर तय कर लिया कि अब वह उसके सामने कभी नहीं रोएगी। जाड़ों की खुशखबरी सुनाते बादल बरसने को तैयार थे। वह बाहर लान में गुमसुम बैठी थी। असफंद यार ने उसे देखा तो करीब चले आए। कैसी हो बेटा? वह बैठते हुए बोले। ठीक हूँ। वह फीका सा मुस्कुराई। तुम यहाँ अकेली बोर हो जाती होगी। यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? मेराज के साथ चली जाया करो। अंकल मेराज नहीं चाहते कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रखूँ। बेटा, तुम मेरे लिए मेराज और रमीजा जैसी हो। मुझे बड़े अब्बू कहा करो। माही खुलकर मुस्कुरा दे। ठीक है बड़े अब्बू। बेटा, रमीज़ा को बुलाओ, मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दे। बड़े अब्बू, यह काम तो मैं भी कर सकती हूँ। यह कहकर वह अंदर से बीपी अपसेट ले आई थी। बेटा, तुम लोगों की शादी हुई है, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लो। बड़े अब्बू, मेराज को यूनिवर्सिटी जाना होता है और वह अपनी स्टडी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। एक बात पूछूं? कुछ रुक कर माही ने कहा। ज़रूर। वह मुस्कुराए। बड़े अब्बू, आपकी बीवी बच्चे नहीं हैं क्या? माही ने झिझकते हुए सवाल किया। वह खामोश हो गए। फिर कुछ देर बाद बोले। बड़ी बी से कहो मेरे खाने का वक्त हो रहा है। माही, जो उनका ब्लड प्रेशर चेक कर चुकी थी, कुछ शर्मिंदा सी हो गई। अगर आपको मेरा सवाल बुरा महसूस हुआ तो सॉरी, वह कहती चली गई। वह गहरी सांस लेकर रह गए। माजी पास्ट के जख्म कुरेदने पर हमेशा दर्द ही होता है। माही बेटा, यह तुम मेराज को चाय दे आओ। बड़ी बी ने चाय का कप उसे थमाया। वह असफंद यार का खाना ट्रे में सजा रही थी। मग उठाकर उसके कमरे में आई। मेराज इत्तेफाक से जल्दी घर आ गया था। माही ने चुपचाप मग साइड टेबल पर रख दिया। मेराज बेड पर लेटा फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। यह क्या है? माही को वापस जाते देखकर उसने टोका। बड़ी बी ने चाय भिजवाई है। माही ने इतना कहा ही था कि मेराज ने जोर से मग पर हाथ मारा। मग फर्श पर गिर पड़ा और टूट गया। किरछे बिखर गईं। माही फटी फटी आंखों से उसकी यह हरकत देख रही थी। बड़ी बी से कहना मेरी चाय खुद लेकर आए, किसी ऐरे गहरे के हाथ ना भिजवाया करें। वह गुस्से से कहता फ़ोन पर बिजी हो चुका था। माही ने अपने आंसू अपने अंदर उतारे। अब वह इस जिल्लत की आदी होती जा रही थी। बाकी 5 महीने खामोशी से इसी तरह गुजारने थे। उसे यह वक्त गुजर जाने का बेचैनी से इंतज़ार था। उसे कोई शौक़ नहीं था कि वह इस शख्स के साथ रहे। माही सिर्फ अब्बी को दुख देने से डरती थी, वरना निकाह के अगले दिन ही मेराज को छोड़ चुकी होती। बाजान अपने वादे के मुताबिक जर्रार और फौजिया को नए घर ले आया था, लेकिन रमीज़ा को उन दोनों का यहाँ रहना पसंद नहीं था। इसलिए उसकी ख्वाहिश पर बाजान ने जर्रार और फौजिया को सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह दे दी थी। माही उस दिन इस 2 कमरे और किचन वाले घर में मौजूद थी। उसका दिल काटता था कि बाजान उनका खून होने के बावजूद इतना पत्थर कैसे हो सकता है। फौजिया उसकी सफाई देती रहती थी। बाजान कह रहा था रमीज़ा के ख़ानदान वाले और दोस्त वगैरह आएंगे। अभी शादी के शुरू दिन है ना, तो बाद में वह हमें अपने साथ अपने ही घर में रख लेगा। माही खामोशी से उन्हें सुनती रही। क्या हर माँ अपनी औलाद की मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती है कि उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है? उसकी एक सगी माँ भी थी जिसने उसे जिस्म का हिस्सा होने के बावजूद तन्हा कर दिया।
माही कमरे में बैठी जर्रार के सामने बातें कर रही थी। जब फौजिया कमरे में आई, लेकिन उनके साथ मेराज को आता देखकर हैरान हुई। फौजिया काफ़ी खुश दिखाई देती थी। मेराज ने आगे बढ़कर जर्रार साहब से प्यार लिया। आपकी तबीयत कैसी है? वह बड़े अच्छे मूड में था। बेटा, तुम आ गए तो समझो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो रोज़ आया करूँगा, मेराज ने कहा तो वह मुस्कुरा दिए। क्यों नहीं, यह भी तुम्हारा ही घर है और तुम भी मेरे बेटे हो। वह खिल पड़े। माही बेटा, खाने का इंतज़ाम करो, मैं खाकर आया हूँ। मेराज ने फ़ौरन इनकार किया। माही बाहर निकल गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेराज बहुत अच्छा है। देखो, बाजान की वजह से तुम्हें कितना अच्छा शौहर मिला है। अब तो भाई को माफ़ कर दो। फौजिया खाने की टेबल सजाते बाजान की अच्छाइयाँ गिनवा रही थी। माही कुछ नहीं बोली। आज इतने दिनों बाद बाप को खुश देखा था। माही बेटा, मैं मेराज को देखकर तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो गया हूँ। अल्लाह ने मेरी परेशानी दूर कर दी है। जवाब में माही ने गहरी सांस ली। मेरे माँ बाप पर अच्छाई की धाक बिठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अपने बाप को टूटता नहीं देख सकती। वापसी में माही कह रही थी। गाड़ी फर्राटे भर रही थी। मेराज ने कहा लगाया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। मेराज ने मजाक उड़ाया। माही को सताकर उसे सुकून मिलता था। उतरो। एक सुनसान जगह गाड़ी रोक कर उसने हुक्म दिया। क्या मतलब? वह चौकी। जल्दी से उतर जाओ। वह सख्ती से बोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं घर कैसे जाऊंगी इतनी रात में? वह घबराई। टैक्सी कर लेना, वे बेचारीगी से बोला। माही बैग संभाल कर उतर गई। मेराज गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। माही हैरान परेशान देखती रह गई। मारे डर के दम निकला जा रहा था। वीरान सड़क, गहरी रात, सन्नाटा और सर्दी उसकी जान पर बनी हुई थी। घबराए अंदाज में उसने कदम आगे बढ़ाए। थोड़ी दूर ही चली थी कि एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। माही उछल पड़ी। माही, तुम इतनी अकेली रात में? किसी ने दरवाज़ा खोलकर हैरत जताई। माही ने देखा तो जान में जान आई। यह अरीब था जिसने नीचे उतरकर उससे गाड़ी में बिठाया। माही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरीब ने फिक्रमंद अंदाज में पानी की बोतल उसके तरफ बढ़ाई। उसका जिस्म काँप रहा था। आंसू रोकने की कोशिश में निकल पड़े। अरीब परेशान हो गया। माही प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, ये लो पानी पियो। जवाब में माही ने बोतल थाम ली। मैं मेराज को फ़ोन करता हूँ, कहते हुए उसने फ़ोन उठाया। नहीं, उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। माही ने आंसू साफ करते हुए मना किया। क्या तुम्हें वह इस रास्ते में अकेले छोड़कर गया है? अरीब मामले की तह तक पहुंच गया था। गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। कुछ ही देर में उसका फ़ोन बज रहा था। मेराज कॉलिंग। आवाज़ आई तो अरीब ने फ़ोन ऑफ करके डैशबोर्ड पर फेंक दिया। माही खामोश बैठी रही। गाड़ी गेट पर रुकी तो उसने अरीब का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी से बाहर निकल आई। कोई बात नहीं, एक दोस्त की हैसियत से यह मेरा फ़र्ज़ था। कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। वह फीकी सी मुस्कुराहट से सर हिलाती अंदर आई। कमरे में कदम रखते ही आंखें फूट कर रो दी। अब मेराज को बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो गया था। वह तुम्हारी बीवी है, तुम उसे अकेले सड़क पर छोड़कर कैसे जा सकते हो? अगले दिन अरीब मेराज पर फट रहा था। तुमको उसकी हालत पर रहम आ रहा है? अनाबिया ने नागवारी से मुंह बनाया। मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। अरीब ने सख्ती से उसकी बात काट दी। और मैं तुम्हारी बात सुनने के मूड में नहीं हूँ, मेराज ने मुंह बनाया। मेराज, जब तुम्हें उसे तलाक देनी है तो ये सब तकलीफ़ें देने की क्या ज़रूरत है? उसे टॉर्चर करना छोड़ दो। यह न हो कि तुम्हें इसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़े। अरीब का लहजा कड़वा था। तुम उस लड़की की वजह से अपने दोस्त को इस टोन में बात करोगे? अनाबिया बोल पड़ी। इंसानियत भी कोई चीज़ है अनाबिया, वह कहते हुए अरीब गुस्से से वहाँ से उड़ गया। इसका क्या मसला है? अनाबिया ने बाल पीछे झटकते हुए बेजारगी से पूछा। अभी उसके सर पर मेरी बीवी की मोहब्बत सवार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। मेराज ने इत्मीनान से बात ख़त्म कर दी। जर्रार, मैं आज बजान से कहूँगी कि आपका चेकअप कराने के लिए ले जाए। फौजिया ट्रे लिए लाउंज में आई थी। कोई ज़रूरत नहीं है। जर्रार ने व्हील चेयर पर हाथ मारा और किताबें रख दी। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, आपका चेकअप नहीं हुआ है। बाजान को मेरा कोई काम कहने की ज़रूरत नहीं है। उसे मेरा ख्याल होता तो खुद मुझे अस्पताल लेकर जाता। वह जवानी के जोश में सारे रिश्ते भूल चुका है। जर्रार का लहजा टूटा हुआ था। ऐसी बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी। वह आपकी औलाद है, हमारा खून है। फौजिया ने ट्रे टेबल पर रखी और उनका हाथ सहलाया। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने मुंह फेर लिया। ऐसे तो ना कहें। तुम जिस काम के लिए जा रही थी जाओ, जर्रार ने सपाट अंदाज में कहा तो फौजिया बाहर निकल गई।
लाउंज में रमीज़ा अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। सब ने उन्हें सादा लिबास में नौकरानी समझा। ये कौन है? मॉडर्न सी लड़की ने पूछा। इन्हें तो मैंने सर्वेंट क्वार्टर में देखा था, दूसरी लड़की ने जताया। फौजिया चुप अपनी तारीफ सुन रही थी। रमीज़ा का चेहरा शुष्क हो गया और उठी और उन्हें बाजू से पकड़कर दूर ले गई। आपको किसने कहा था इधर आए? रमीज़ा गुस्से से बोली। बेटा वह मैं बिरयानी लेकर आई थी, बज़ान को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, वह गड़बड़ा कर बोली। माई फुट। रमीज़ा ने अपने हाथ से ट्रे लेकर डस्टबिन में डाल दी। आइंदा इस हुलिये में इधर न आना। रमीज़ा गुर्राती हुई पलट गई। फौजिया के दिल पर घूंसा पड़ा। पल्लू से आंसू पोंछती बाहर निकल गई। तभी सलाम की आवाज़ पर कदम रुक गए। सामने मिराज खड़ा था। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, मुश्किल से सलाम का जवाब दिया। आंटी आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वह जल्दी से बोली। बस वह जर्रार की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको चेकअप के लिए ले जाना था, लेकिन बज़ान घर पर नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं ले जाऊंगा अंकल को। आप अंकल को ले आएँ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। यह कहकर वह मुड़ गया था। फौजिया भीगी आंखों से उसे देखती रह गई। उन्हें माही की किस्मत पर प्यार आ गया। यार तुम मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? बाजान खामोश बैठी रमीज़ा को देखते देखते उकता गया था। यह तो तुम अपनी माँ से जाकर पूछो, कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे मेरी दोस्तों के सामने। वह गुस्से से एकदम फट पड़ी। वह लोग क्या सोचती होंगी? मैं तुम्हारी माँ को अब और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह बुरी तरह फैल रही थी। जान तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं अम्मा से बात करूँगा ना। बाजान ने उसके हाथ कर चूमते हुए रमीज़ा मुस्कुरा दी। अगली सुबह वह फौजिया के सामने लाउंज में बैठा था। अच्छा तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ से सवाल जवाब करोगे? अम्मी मेरी बात का यह मतलब नहीं है। बाजान क्या तुम्हारी बीवी ने यह नहीं बताया कि उसकी दोस्तों ने तुम्हारी माँ को नौकरानी कहा? आज वह पहली बार उनसे खफा हुई थी। अम्मा आपका हुलिया ही कुछ ऐसा था, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बाजान आज तक मैंने हर बुरे भले में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम्हारा खून सफ़ेद हो जाएगा यह भी ना सोचा था। जर्रा ठीक कहते हैं कि तुम्हें रिश्तों का एहसास ही नहीं है, मोहब्बत तो दूर की बात है। अम्मा जानती हैं मुझ में ये एहसास और मोहब्बत ख़त्म करने वाले कौन हैं? खुद अब्बा। आप उनको कोई हक नहीं कि इसका इल्ज़ाम मुझे दें। बाजान की आवाज़ गुस्से में ऊंची हो गई, इतनी ऊंची कि जर्रार ने आसानी से सुन ली होगी। बाजान बेटा तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, एहसास दिला रही हूँ। वह उसे ठंडा करने लगी। अम्मा चले उठें, मैं आपको नए कपड़े दिलवा दूँ, और हाँ जब मैं घर में मौजूद हुआ करूँ उसी वक्त आया करें। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। फौजिया ने दरवाज़ा खोलकर कमरे में झाँका। जर्रार डायरी लिखने में बिजी थे। वह मुतमईन सी हो गई। माही ने रिपोर्ट चेक की, फिर दवाएं देखने लगी। वह दवाइयाँ मौजूद थी, उसे हैरत हुई। हर दवाइयाँ मौजूद थी, उसे हैरत हुई। अब भी क्या बाजान आपको हफ्ते में चेकअप के लिए ले जाता है? जवाब में वह कुछ नहीं बोले। फौजिया ने बताया मिराज लेकर जाता है। क्या? माही को हैरत और हुई। हाँ शाम की चाय भी रोज़ाना इनके साथ ही पीता है। बड़ी अच्छी तरबियत की है माँ बाप ने। माही खामोशी से उन्हें सुन रही थी। यकीन करना मुश्किल था। क्या तुम्हें नहीं पता? फौजिया के सवाल पर वह हड़बड़ा गई। नहीं अम्मा, बस ऐसे ही पूछ लिया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी मुबारक करे। उन्होंने दुआएं दी तो माही ने जर्रार साहब को देखा। अब भी आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? माही क्या तुम मेराज के साथ खुश हो? उन्होंने उसे गौर से देखा। क्या मैं आपको नाखुश लगती हूँ? माही ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपने हाथों की लकीरें देखने लगी। बेटा ज़िंदगी में अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बेइंसाफ़ी की हो तो माफ़ कर देना। अब्बा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? माही खफा हुई। बेटा मेराज मेरा दामाद नहीं बेटा है, काबिल बेटा। वह तारीफ़ पर तुले हुए थे। इसका मतलब है गहरी छन रही है आप दोनों में। माही ने ना चाहते हुए भी हंस दी। रात को वह मेराज के साथ ही वापस आई थी, लेकिन सुबह सुबह जर्रार साहब का इंतकाल की खबर ने तड़पा दिया। भला मौत को कौन टाल सकता है? वक्त गुजर रहा था। एक असफंदियार थे जो माही का दुख समेटने की तनहा कोशिश किया करते थे। उस रोज़ अरीब और अनाबिया मेराज से मिलने आए हुए थे। माही किचन में बड़ी बी के साथ खाना तैयार करने में बिजी थी। बड़ी बी, बड़े अब्बू ने क्या कभी शादी क्यों नहीं की? माही ने पूछ लिया। की थी बेटा, लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहान ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। क्या हुआ था? उनकी बीवी का कत्ल हो गया था। इस जुमले पर माही बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब? बेटा इस खानदान में बरसों से अदले बदले की शादियों का रिवाज चला आ रहा है। असफंदियार साहब की बहन इकरा अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, जबकि असफंदियार किसी और से मोहब्बत करते थे। लेकिन बहन की वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान करके इकरा की ननन से शादी करनी पड़ी। इकरा की ननन अलीना बेगम बहुत अच्छी औरत थी, इतनी अच्छी कि असफंदियार साहब उन्हें चाहने लगे। उनकी महबूबा इंतकाम पर उतर आई। जब अलीना एक बच्ची की माँ बनी तो असफंदियार और
अलीना के होकर रह गए। यह बात उनकी महबूबा से बर्दाश्त नहीं हुई। उस जालिम ने अलीना का कत्ल कर दिया। उफ, माही के मुंह से कराह निकली। बड़ी बी बड़े अब्बू की बेटी कहाँ है? पता नहीं। माँ की लाश तो मिल गई, लेकिन 6 माह की बच्ची कहाँ गई नहीं मालूम। तब से आज तक असफंदयार साहब इस गम से बाहर ही नहीं निकले। इतना बताकर वह बड़ी बी अपने काम में लग गई। माही चाय की ट्रे लेकर लाउंज में आ गई। जहन सोचों में गुम था।